गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल पे मैं हूं आपका दोस्त गौरव। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम स्टडी पोर्टल पे आजकल साइंस विषय के अंदर केमिस्ट्री तथा फिजिक्स की क्लासेस को बारी बारी से पढ़ रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं कि साइंस का कितना ज़्यादा रोल है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स किसी भी प्रकार के हों, है ना। तो उसी के लिए हम जो है बारी बारी से जो है लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है हम आपके फिजिक्स के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आपके बीच में हाजिर हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो स्टडी पोर्टल आपका ये चैनल है, इस पे आपको विभिन्न एग्जाम्स जैसे आपके केबीएस हो गया, एनबीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया और आपका सीटेट हो गया, इन सभी एग्जाम, एसएससी हो गया, इन सभी एग्जाम से संबंधित अगर आपको जीके के रीजनिंग किसी भी प्रकार के वीडियोस को देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर चेक कीजिए और उनको देखिए। और उसके बाद अगर आपको और भी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना है तो फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, प्रिंटेड नोट्स को ले सकते हैं, जो कि हैंड रिटन नोट्स होते हैं। उससे आपको अपनी तैयारी में ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम पढ़ रहे थे यहाँ पर जो है वो लाइट या प्रकाश के बारे में, ठीक है ना। तो प्रकाश के अंतर्गत मैंने आपको पहले बता दिया था, लाइट या प्रकाश, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, प्रकाशिक घटनाएं, वो होती हैं, जो कि प्रकाश के अलग अलग दो प्रकार के नेचर मैंने आपको बताए थे। कि जो एक तो होता है प्रकाश का जो वेव नेचर है, तरंग प्रकृति, और दूसरा मैंने बताया था कि प्रकाश का होता है कौन सा, कण प्रकृति या पार्टिकल नेचर। और इसी के कारण जो है प्रकाश को क्या कहा जाता है, ड्यूल नेचर या दोहरी प्रकृति का कहा जाता है, समझ गए। तो जो प्रकाश की विभिन्न घटनाएं, उसमें सबसे पहले मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बता दिया था कि प्रकाश जब चिकने किसी समतल तल से जो है वो एक तरह से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई भी चिकनी सतह है, जो कोई शीशा है, कोई कांच है, उसमें प्रकाश पड़ता है तो वो क्या होता है, वापस लौट जाता है, उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके संबंध में मैं आपको दो नियम भी उसके बताए थे, ठीक है। तो आज हम उससे आगे की बात करेंगे, जो कि प्रकाश से संबंधित ही सारे टॉपिक, ठीक है। तो आज जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो है आपका गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण क्या होते हैं, किसी गोले का अगर हम जो गोलीय पृष्ठ है उसको काट दें और उसके एक साइड पर क्या कर दें, दोनों में से किसी भी साइड पर पेंट कर दें, तो उससे जो निर्मित होगा वो होगा गोलीय दर्पण, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं ये सपोज कोई हमारे पास गोला है, खोखला, और इसका जो ये एक तरह से चूड़ी मान लीजिए इसको, तो इसका जो है वो एक जो गोलीय दर्पण है इस गोले का, इसको अगर बीच से काट दिया तो ये कैसा होगा, इस प्रकार का बन जाएगा, है कि नहीं, या इस प्रकार का बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके एक बार हम इस साइड जो है वो क्या करेंगे, पेंट करेंगे, और एक बार इस साइड पेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो दूसरी साइड होगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्टर बन जाएगी। और इस प्रकार के जो रिफ्लेक्टर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। अब ये जो है गोलीय दर्पण, जब इसको इस प्रकार से काटते हैं तो ये दो प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से दो प्रकार से, सबसे पहला जो है वो है उत्तल दर्पण, जिसको हम कहते हैं आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल का मतलब होता है ऐसा दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उठे हुए भाग की तरफ क्या किया जाता है, पेंट, जो परावर्तक तल है वो रखा जाता है, जबकि अंदर के भाग की तरफ क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। जैसे कि अगर ये कोई स्फेरिकल है, उसका ये हिस्सा काट दिया गया और उसके भीतर की साइड इस प्रकार से पेंट कर दिया गया,
तो जो ये वाला तल होगा ये क्या होगा, एक रिफ्लेक्टर बन जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा, ये परावर्तक सतह। तो इस प्रकार का जो लेंस होगा ये क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाता है। और इसी लेंस को हम क्या कहते हैं, ये अभिसारी लेंस, सॉरी अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी दर्पण, यार लेंस क्यों बोल रहा हूं, अपसारी दर्पण भी इसको कहा जाता है। अपसारी इसको कहने का मतलब है, अपसारी को इंग्लिश में कहते हैं आपका डाइवर्जिंग, क्योंकि ये क्या करता है, जो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हैं उनको फैलाता है। यानी ये जो विजिबिलिटी एरिया है या लाइट एरिया है उसको ब्रॉड करता है, फैलाता है, चौड़ा करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहता है, उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स मिरर, या इसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैं बार बार लेंस कह रहा हूं, लेंस नहीं है बल्कि दर्पण है, ठीक है। अब इसमें जो है वो हम इसके यूजेस देख लेते हैं, क्योंकि यूजेस से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है देख लेते हैं। अपसारी जो दर्पण है उसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका जो प्रयोग होता है, पहला प्रयोग होता है इसका आपके जो ट्रकों में, मोटर गाड़ियों में, रेयर व्यू मिरर के रूप में, रेयर व्यू मिरर के रूप में, है ना। क्योंकि जो है रेयर व्यू मतलब जो ड्राइवर के बगल पे छोटा शीशा लगा था, उसमें आपने देखा होगा कि जो छोटा सा शीशा है वो इतना छोटा होता है, उसके बावजूद भी उसमें पीछे का जो है वो काफी बड़ा एरिया जो है वो दिखता है, काफी बड़ा व्यू दिखता है। तो वो क्या है, वो क्योंकि उस पे लगा होता है आपका अपसारी लेंस, ठीक है ना। इस ये आपका अपसारी लेंस लगा होता है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, अपसारी मिरर दर्पण लगा होता है, जिस कारण से क्या होता है वो बहुत बड़े जो एरिया है उसको कम करके दिखा देता है। मतलब एक तरह से वो ब्रॉड एरिया को कवर करता है, समझ गए, क्योंकि प्रकाश किरणों को फैलाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये रेयर भी जो मिरर होते हैं इसमें ये यूज होता है, ठीक है। दूसरा जो गोलीय दर्पण है या स्फेरिकल मिरर है उसका यूज होता है आपका स्ट्रीट लाइटों में, ठीक है। स्ट्रीट जो लाइट्स होती है उसमें जो इस प्रकार का मिरर यूज करने का कारण क्या है, ताकि जो लाइट है वो क्या हो, छोटी सी लाइट भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा दूरी तक क्या फैले और अंधेरे को दूर करे या प्रकाश को करे, ठीक है ना। तो इसीलिए इस प्रकार का यूज होता है। और उसके अलावा जो आपके ये परावर्तक दर्पण जो सड़कों पे लगे होते हैं, सड़कों के जो तीव्र जो डीप मोड़ होते हैं या यू शेप मोड़ होते हैं, वहां पे आपने देखा होगा पहाड़ों में, जैसे ये मसूरी वाली जो रोड है यहाँ पर भी क्या होता है, जो बड़े डीप वाले जो मोड़ है वहां पर इस प्रकार के मिरर लगे होते हैं, ताकि क्या हो, वो जो दूसरी साइड मोड़ के कौन सी गाड़ी आ रही है उसको व्यू को अच्छी तरीके से कवर करे। तो वो व्यू जो है वो पूरी तरीके से कवर होता है इस प्रकार के मिरर में, ठीक है। तो ये इसके कुछ यूजेज हैं, इतना याद रख लेना इसमें कि ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। सेकंड जो हमारे पास दर्पण है, मिरर है, वो है आपका कॉनकेव मिरर या आपका अवतल दर्पण, इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ये कैसे बनेगा, इसमें क्या होगा कि जो गोलीय दर्पण हमने काटा है उसकी जो है वो बाहर जो उठा हुआ भाग है उस साइड क्या होता है, पेंट किया जाता है। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि इसमें जो पेंट है वो जो इस साइड पेंट किया जाता है वो या तो होता है मरकरी का, यानी आपका पारा, और या तो जो पेंट किया जाता है वो किया जाता है आपके रेड ऑक्साइड, हाँ रेड ऑक्साइड। ये एक लाल कलर का पदार्थ होता है, आपने देखा भी होगा कई बार शीशे के पीछे लगा होता है। तो ये इसलिए होता है ताकि जो दूसरा वाला तल है वो रिफ्लेक्टर बनाया जा सके। तो जो ये
अवतल दर्पण है, ये क्या करता है, जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें इस प्रकार से इस पे पड़ रही हैं, उनको सबको एक वापस में ये करके यहाँ पर कहीं पर ये इसका फोकस बना देता है। यानी कि ये अनंत से आने वाली जो किरणें हैं उनको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनको सिकोड़ता है, उनको एक जगह पे इकट्ठा करता है और एक बीम के रूप में चलता है। तो इस कारण से इस लेंस को कहा जाता है आपका अभिसारी। अगेन मैं कह रहा हूँ लेंस, इस दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण या कॉनकेव मिरर, जो कि क्या करता है, प्रकाश किरणों को इकट्ठी करता है। ठीक है, और इसका जो उपयोग है वो कहां पर होता है, उपयोग, इसका जो उपयोग होता है दोस्तों वो होता है, पहला तो गाड़ियों के ये जो आगे के दर्पणों को क्या बोलते हैं आप, हेडलाइट्स, हेडलाइट में और सर्च लाइट में, है ना, क्योंकि जो हेडलाइट्स होती है उसमें क्या चाहिए होता है कि भाई दूर तक वो बीम जाए, ज्यादा से ज्यादा उजाला करे और एक फोकस के रूप में जाए। तो क्या करें, क्या उसमें क्या जरूरत होगी, हमको ऐसे दर्पण की जरूरत होगी जो क्या करे, प्रकाश किरणों को एक जगह पर फोकस करे और एक बीम के रूप में फैलाए। तो इसीलिए इस प्रकार के जो है दर्पण का यूज होगा। दूसरा इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है आपका जो है वो कान के डॉक्टर, कान के या दांत के, नाक के डॉक्टर जो है उनके द्वारा व्यू को, अंदर के व्यू को देखने में, ठीक है ना, ताकि छोटी जगह का व्यू दिख जाए। और उसके अलावा जो है इसका तीसरा जो यूज है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सोलर कुकर में। ठीक है, सोलर जो कुकर होते हैं, सोलर कुकर, उसमें क्या होता है कि जो कुकर होता है उसके ऊपर जो है एक मिरर लगा होता है, वो क्या करेगा, ये वाला मिरर, कौन सा, कॉनकेव वाला, ये क्या करेगा, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनको एक जगह पर फोकस करेगा, और जहां पर वो फोकस करेगा जाहिर सी बात है वहां पर क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो खाना पक जाएगा। ठीक है, इसलिए सोलर कुकर में ये यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो प्रकार से हमारे होते हैं, गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो दोस्तों ये आप समझ चुके हैं अब। ठीक है, गोलीय दर्पण, उत्तल और अवतल। अब हम जो नेक्स्ट प्रकाशीय घटना देख लेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, या इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन जो है वो घटना क्या है कि जब प्रकाश जो है वो एक माध्यम से, एक किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है जो कि अलग है। ठीक है ना, सपोज पहला माध्यम जो है वो सघन है, दूसरा विरल है, तो उसके बाद क्या होता है, दोनों माध्यम में जाने के बाद उसकी जो किरण है, या ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण है उसका जो दिशा है उसमें क्या आती, फ्लक्चुएशन आ जाता है या उसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन आता है, और उसी घटना को हम क्या कहते हैं, आपका अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण में होने वाला विचलन क्या कहलाता है, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये है
अब ये जो अपवर्तन और रिफ्रैक्शन होते हैं इसके दो लॉ होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जाता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि क्या चीज है ये। ठीक है, जैसे कि पहला जो लॉ कहता है वो कह रहा है कि अगर जो है वो रेयर टू डेंस मीडियम, यानी कि प्रकाश की किरण जो है वो विरल या रेयर टू सघन या डेंस मीडियम में जाएगी तो वो क्या होगी, अविलंब की ओर झुकेगी। अविलंब की ओर झुकती है। ठीक है, आप फिगर से समझ लीजिए इसको कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सपोज मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो है ये कोई किरण है, इसको हम कहते हैं ये आपतित किरण है। ठीक है, ये मैंने आपको जब परावर्तन प्राय रिफ्लेक्शन तभी बताया कि ये आपतित किरण होती है। और यहाँ पर जो इससे ऊपर ये कोई प्लेन है जो डिवाइड कर रहा है ऊपर और नीचे, यहाँ पर सपोज जो ये मीडियम है ये कैसा है, विरल है। ठीक है, और नीचे जो है वो सघन माध्यम है। अब जैसे विरल माध्यम का जो उदाहरण है वो क्या है, वायु, हवा, और सघन क्या है, जैसे पानी। यानी कि वायु से तो सघन क्या होगा, पानी होगा। तो जब ये किरण जैसे ही इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश करेगी तो कायदे से इसको ऐसे चलना चाहिए था यहां से आगे, लेकिन ये क्या होगा, इस प्रकार से आ जाएगी। ये जो दोनों तल में हमने एक रेखा खींची हुई है विभाजन की, इसको कहा जाता है आपका अविलंब या परपेंडिकुलर। तो जो ये किरण है आपतित किरण, ये क्या होगी, आपतित किरण और इस अविलंब के बीच के जो एंगल है उसको कोण आई कहा जाता है, यानी आपतन कोण। और यहां पर देखो ये जो किरण है ये इस प्रकार से जानी चाहिए थी, लेकिन ये नीचे झुक गई है, और यहां पर इसको कहा जाता है कोण आर या अपवर्तित किरण, अपवर्तित कोण। ये जो किरण है ये है अपवर्तित किरण। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब विरल से सघन माध्यम आए तो कैसे प्रकाश की किरण जो अविलंब की ओर नीचे को झुक गई। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पेंसिल है उसको हम क्या करते हैं, पानी में डुबोते हैं, तो भार तो क्या है, वायु है, वो क्या है, विरल माध्यम है। और जैसे ही हमने उसको पेंसिल को नीचे पानी में डुबोया तो वो एक सघन माध्यम है। तो वहां पर क्या होगा, अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण जो है वो क्या होगा, उसकी जो प्रकाश की किरण जो है वो अंदर की ओर झुक जाएगी, नीचे की ओर झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी, और इस कारण से पेंसिल हमें ऐसे टेढ़ी सी प्रतीत होती है। समझ गए? तो ये आप समझ गए हैं कि प्रैक्टिकली ये इस चीज में देखा जा सकता है, इस चीज को समझ गए। तो पहला ये रूल है। दूसरा जो नियम है वो इसके ठीक उल्टा है। वो कह रहे हैं दूसरे नियम में, प्रकाश के दूसरे नियम में, कि अगर इसका उल्टा हो जाए, ठीक है, अगर ये सघन से विरल, सघन से विरल माध्यम, सघन क्या होता है, अगेन उल्टा कर दिया हमने, तो यहां भी इंग्लिश में भी उल्टा कर लेते हैं। डेंस से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा, उस स्थिति में जो है वो अविलंब की ओर नहीं झुकेगा, बल्कि क्या होगी, प्रकाश किरण अविलंब से दूर हटती है। ठीक है, तो ये है। अब इसको यहां पर समझ लेते हैं चित्र में। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। ठीक है, अगेन ये है आपका अविलंब है पूरा, ये कोण आई वैसे ही रहेगा। अब क्या होगा कि जो है वो हमने बोल दिया कि ऊपर का जो माध्यम है वो विरल नहीं है बल्कि सघन है, और ये विरल है,
ये डेंस है, ये रेयर है। उस स्थिति में जो है वो ये अब इसको किरण को ऐसे जाना चाहिए था, है ना, लेकिन ये कैसे जाएगी, ये यहाँ से इधर की तरफ को आपका विचलित हो जाएगी। क्यों, ये अभिलंब से दूर गई, ये कोण आर है, ये किसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो सघन माध्यम है उससे जब विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर की ओर क्या किरण को हटना पड़ता है। तो ये जो दो प्रकार की घटनाएं होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए। अब इसके उदाहरण क्या होते हैं, दैनिक जीवन में इसके उदाहरण क्या होते हैं। पहला जो उदाहरण है वो तो मैं आपको बता चुका हूं, जैसे पेंसिल जो है वो डुबाने पर क्या होती है, टेढ़ी दिखाई देती है पानी में, है ना। दूसरा जो हम इसका उदाहरण देख लेते हैं वो है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, जो तारे होते हैं वो हम आप सब जानते हैं कि हमसे जो है वो लाखों करोड़ों जो है प्रकाश वर्ष दूर है ना। इवन दो जो है जो तारे होते हैं वो सूर्य से भी बहुत बड़े, कई गुना बड़े होते हैं और कई गुना दूर होते हैं। ठीक है ना, तो इस हमसे और उनके बीच में क्या होती है, प्रकाश की जो है जो जो वायुमंडल है उसकी हजारों लेयरें होती हैं। और कहीं पर क्या होगा कि मीडियम जो है वो डेंस होगा, कहीं पर रेयर होगा, यानी कहीं पर ऐसा होगा कि ज़्यादा डेंस घना माध्यम होगा, कहीं पर जो है वो वायु बिल्कुल नहीं होगी। तो इस वजह से क्या होगा, इन परतों के बीच में जब वो प्रकाश पृथ्वी पर आएगा तो वो हमेशा क्या होगा, विचलित होता रहेगा, कभी अभिलंब की ओर झुकेगा, कभी अभिलंब से दूर जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, जो पृथ्वी पर हम व्यक्ति है या देखने वाला है उसे क्या दिखेगा, वो हमेशा टिमटिमाता हुआ दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो हमेशा फ्लक्चुएट हो रहा है, विचलित हो रहा है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। ठीक है ना, ये है। दूसरा तारों का टिमटिमाना हो गया। दूसरा इसका जो एग्जांपल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपके हाँ, पानी में सिक्का डालने पर सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है ना, कभी भी हमने देखा होगा कि अगर हम सिक्के को किसी बर्तन में नीचे डाल देते हैं तो जब तली में वो सिक्का चला जाएगा तो वो तली में नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, तो वो भी किसके कारण है, अपवर्तन के कारण। ठीक है ना, उसके अलावा जो है वो आपके सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का पहले दिखाई देना। मतलब पहले या सूर्यास्त के बाद दिखाई देना, इसका मतलब है कि आपने देखा होगा, कभी आपने सूर्योदय अगर देखने का मौका मिलेगा या आप लोगों में से देखा होगा किसी ने, तो क्षितिज से नीचे, यानी जो बाउंड एक वो लाइन है जहां पर सूरज उगता है उसको क्षितिज कहते हैं, उससे नीचे होने के बाद भी जो है वो सूरज पहले ही दिखाई देने लग जाता है, कुछ टाइम पहले, सूर्योदय टाइम, यानी उसकी जो लालिमा है वो चारों तरफ दिखाई देने लग जाती है। तो वो किसके कारण है, अपवर्तन के कारण। सूर्यास्त के समय जो है सूर्य अस्त हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई देर तक जो है उसकी जो चमक है या उसकी लाइट है वो दिखाई देती है क्षितिज से ऊपर। क्यों, अपवर्तन के कारण। ठीक है ना, क्योंकि प्रकाश जो है वो विभिन्न परतों के बीच में जो है उसका विचलन होता रहता है, तो इस वजह से वो दिखाई देना लग जाता है। ठीक है ना, उसके अलावा एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि अगर पानी में कोई मछली है समंदर में, तो वो जितनी गहराई पर होती है एक्चुअली में अगर देखेंगे तो वो उससे ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है। मतलब एक्चुअल में वो ज्यादा गहराई पर तैर रही होगी, लेकिन वो दिखाई कैसे देगी कि उधर ऊपर तैर रही है, यानी ज्यादा ऊंचे तैर रही है। तो ये सारी जो घटनाएं होती हैं ये किसके कारण होती हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं।
तो ये हो गया आपका अपवर्तन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट घटना है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इस घटना को जो है वो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक बार अगर आपकी समझ में आ गई तो उसके बाद आप चीजों को कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए आपको एक फिगर बना देता हूं, ये है अगेन, ठीक है। तो ये जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये घटना कब होगी, जबकि जो प्रकाश है वो क्या होगा, सघन से विरल माध्यम की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। सघन से विरल माध्यम ये है डेंस और ये रे। तो मैंने आपको पहले बताया है, जैसे दोबारा हम देख लेते हैं कि ये जैसे प्रकाश है ये आ रहा है यहाँ पर इस तल पे पड़ रहा है, ये इंसिडेंट रे है, और यहाँ पर जो है इसको दूसरे मीडियम में जाने के बाद क्या होना चाहिए, इस प्रकार से चलना चाहिए। लेकिन ये क्या होगा, क्योंकि सघन से विरल में आ रहा तो क्या होगा, अविलंब से दूर हटेगा, तो ये इस प्रकार से हट जाएगा, है ना। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर मैं सपोज ये अभी एंगल बन गया कोण आई, और यहाँ पर जो एंगल बन गया वो कोण आर है, यानी अपवर्तित किरण। अगर मैं क्या करूं, इस एंगल को बढ़ाते जाऊं, सपोज जो ये आई एंगल है इसको मैंने बढ़ा दिया, जो ये अपवर्तित किरण है इसको मैंने बढ़ा दिया है, कैसे, इसका मैंने ये एंगल नीचे कर दिया है, और ये आर आई जो है वो बड़ा हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, जो ये अपवर्तित किरण ये और ऊपर जाएगी, यानी अविलंब से और दूर हटेगी। तो ऐसे ऐसे करके क्या होगा, जब इसको नीचे करते जाएंगे तो ये क्या होगा, एक टाइम पर जो है वो, जो ये आपका प्लेन है इसके ही समांतर जो है वो चली जाएगी, कौन सी, आपकी अपवर्तित किरण। यानी कि यहाँ पर जो है वो जो कोण आर है ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री का कोण बनता है उसको कहते हैं क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। यहां से हमने कोण जो आई है यानी इंसिडेंट वाला एंगल है वो बढ़ाते जा रहे हैं, और इस कारण से जो है वो जो अविलंब से दूर हटते हटते वो क्या होगी, इस तल के समांतर होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एंगल बन गया वो 90 डिग्री का बन गया, और उस 90 डिग्री के जो एंगल को, जो अपवर्तित किरण का एंगल बन रहा है अब, या अपवर्तित कोण बोल सकते हैं आप उसको, वो 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर ये हो जाए कि जो ये अपवर्तन कोण है इसका मान और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, ये इसको हमने नीचे ला के इस तल से भी इसको नीचे ले आए, ऐसे यहां ले आए, तब बड़ा हो गया। इस स्थिति में जो है वो क्या होगा, जो अब अपवर्तित किरण है वो जो है वो बजाय कि, क्योंकि उसका जो मान है वो क्या होगा, क्रांतिक कोण से बढ़ जाएगा 90 डिग्री। उस स्थिति में जो है वो किरण क्या होगी, अब नीचे नहीं जाएगी बल्कि सीधे सीधे ऊपर को चली जाएगी, यानी परावर्तित हो जाएगी, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अगर हम आपतन जो कोण है ये वाला आई है इसको बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जो कि अपवर्तित कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाएगा, और उस स्थिति में जो है वो किरण अपवर्तित नहीं होगी बल्कि परावर्तित हो जाएगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ गए ना। तो इसी घटना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जबकि क्या होगा, अपवर्तन न हो कि क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लगातार आपतन कोण बढ़ा रहे हैं और वो क्रिटिकल एंगल को पार कर गया, ठीक है। अब इस घटना का जो है वो क्या इंप्लीमेंट होता है वो देखेंगे, ठीक है। ये तो आप समझ गए कि ये ऐसा होता है। अब जो है वो आपने देख लिया है कि जो प्रकाश है वो अब क्या हो रहा है, पूरी तरीके से जो है वो परावर्तित हो रहा है। तो इस कारण से जो है वो प्रकाश कैसा हुआ,
चमकीला होगा, और जिस माध्यम से ये होके आएगा वो माध्यम क्या होगा, चमकने लगेगा। तो इस कारण जो है वो इसका उपयोग होगा किसमें, हीरे को चमकाने में या तराशने में। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो डायमंड होता है उसको क्या किया जाता है, इस प्रकार का जो शेप है वो किसके द्वारा दिया जाता है, हीरे जो तराशे जाते हैं उसके द्वारा उसको इस प्रकार का शेप दिया जाता है कि हर उसके चारों तरफ से जो लाइट उस पर पड़ती है वो क्या होता है, अंदर जो है उसके जाके उस पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण वो क्या होती है, लगातार परावर्तित होती रहती है। तो जब किरण उस पर आएगी और परावर्तित हो गई तो क्या होगा, वो उस पे से क्या निकलेगी, एक चमक निकलेगी, और इस कारण जो है हीरा हमेशा क्या होगा, जगमगाता रहेगा, क्योंकि उसके हर एक जो कट होते हैं, एंगल होते हैं, उन सभी से क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ये इसका पहला यूज है हीरे की चमक में, ठीक है, या हीरे को चमकाने में। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट यूज है वो है जो मतलब देखा गया है वो है आपके रेगिस्तान में मरीचिका या मिराज। अब ये क्या होता है, जो रेगिस्तान है उसमें जब हम चलते रहता है कोई यात्री, तो उससे क्या होता है, दूर से कहीं दूर जो पेड़ होता है, नारियल उसका पेड़ जो भी होते हैं वहां पे पेड़ होते हैं, तो वो जो पेड़ होते हैं वो क्या दिखाई देते हैं, उसकी जो छाया है वो नीचे दिखाई देती है, और ऐसा लगता है जैसे नीचे कोई पानी है और उस पानी में उसकी छाया दिखाई दे रही है। तो वो क्या है, वो भी एक भ्रम होता है, दृष्टि भ्रम होता है, ऐसा लगता है कि नीचे तालाब है, लेकिन जब हम यात्री चलता हुआ वहां तक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई तालाब है ही नहीं। तो फिर वो जो पेड़ है वो नीचे कैसे दिखाई दे रहा है, वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि राजस्थान जो रेगिस्तान होता है उसमें क्या होता है, अत्यधिक गर्मी होती है, तो रेत गर्म हो जाती है, और जब रेत गर्म होती है तो हवा गर्म होकर लगातार ऊपर उठती है, और जो गर्म हवा होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसका मतलब जो ऊपर उठने वाली जो हवा है वो क्या होगी, धीरे धीरे हल्की होती जाएगी, और नीचे जो है वो भारी रहेगी, है ना। तो इस तरीके से जो है वो जो है दोनों हवाओं के बीच में क्या बन जाएगा, अलग अलग माध्यम बन जाएगी। एक हवा विरल है, एक जो है वो ज्यादा घनी है, डेंस हो गई है, एक हल्की हो गई है, एक की डेंसिटी ज्यादा है, एक की कम है। तो उनके बीच में जब जो है वो प्रकाश की जो पेड़ है वो उससे आने वाली प्रकाश की किरण है वो जो है वो अपवर्तित होती है, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और क्रिटिकल एंगल से ऊपर बढ़ने के कारण जो है वो नीचे से जो है वो परावर्तित होकर जब किरण ऊपर को आती है तो ऐसा लगता है कि वो पेड़ की छाया दिखाई दे रही है, किसमें, नीचे तालाब में। ठीक है, तो ये जो घटना होती है मरीचिका या मिराज की, ये आपके रेगिस्तान या जो डेजर्ट्स होते हैं वो उनमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये है। तीसरा है जो है वो ये है कि तीसरा देखते हैं, चटकने पर कांच ज्यादा चमकीला दिखाई देता है ना। अगर कांच कहीं पर हल्का सा चटक गया, उस पर दरार सी पड़ गई, तो आपने देखा होगा कि वहां पे से जो है वो कांच हमेशा क्या दिखाई देता है, बहुत ज्यादा चटकीला दिखाई देता है, वहां पे से उसकी चमक ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि चटकने के बाद वो उसमें जो है वो इस प्रकार का गुण आ जाता है कि उसमें जो प्रकाश है वो अब उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और जिसके कारण वो अपवर्तित नहीं होता है बल्कि अब परावर्तित होने लग जाता है, जिसके कारण उसमें चमक ज्यादा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट यूज है वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल, OFC। तो जो आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में पूरे देश में गांव-गांव तक जो है वो OFC केबल्स जो है वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए बिछाए जा रहे हैं, आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये भी जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर चलते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, जैसे अगर ये जो तार हो इस प्रकार से, सपोज ये है तार, तो यहां पर क्या होता है, ये इसके जो दोनों साइड होते हैं कांच ऊपर और नीचे, इन तारों में क्या होते हैं,
यहाँ पर कोई क्वार्ज के कांच लगे होते हैं, क्वार्ज कांच, और जब जो यहाँ इसमें सिग्नल भेजे जाते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट भेजे जाते हैं, समझ गए। तो लाइट भेजने के बाद जब यहाँ पर वो पड़ता है इस कांच पर, तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर वो यहाँ पड़ता है, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर यहाँ पड़ता है, फिर यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर यहाँ होता है। तो इस प्रकार से जो है वो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसी की फॉर्म में जो है वो लाइट आगे बढ़ती है, और इस क्रिया में जो है वो एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, स्मूथ होता है। तो जो कितनी भी दूरी तक जो है आप क्या पहुंचा सकते हैं, संकेतों को पहुंचा सकते हैं। इसी कारण से आज के समय में आपका OFC केबल का इस्तेमाल होता है। आपको पता है ये चीज होनी चाहिए, अगर नहीं पता है कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसके लिए जो समंदर के अंदर केबल बिछाई जाती है, जहां से कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए, जैसे अफ्रीका से और भारत तक जो आरके होगी वो समंदर के नीचे से आरके होगी। तो जो समंदर के नीचे केबल होती है वो OFC केबल ही होती है, जिसमें कि क्या होता है, कांच का प्रयोग होता है, और इस टेक्निक से जो है बिना किसी ट्रांसमिशन लॉस के जो है कितनी भी दूरी तक जो है वो सिग्नल को पहुंचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसके वेरियस यूजेस जो है वो इस परिघटना के देखे जाते हैं, ठीक है। तो अब आप मेरे ख्याल से पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यह है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो टॉपिक है लेंस। ठीक है, तो लेंस क्या होता है, किन्हीं भी दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। सपोज ये कोई गोलीय पृष्ठ है, तो इससे दो गोलीय पृष्ठ हैं, एक ऐसे रहा होगा, एक ऐसे रहा, इनको जब जोड़ दिया तो उससे क्या होगा, ये एक माध्यम बन गया, अपवर्तक माध्यम, अपवर्तक माध्यम। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो लेंस है इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, एक तो ये होता है और एक ये होता है। जो लेंस होता है, जो बीच में मोटा होता है, किनारों से पतला होता है, और इसके जो बीच के हिस्से हैं वो उठे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स। और ये जो है जिसके किनारे मोटे होते हैं, बीच में पतला होता है, ये क्या कहलाता है, अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी वही चीज होती है जो मैंने दर्पण में बताई थी, कि जो एक लेंस होता है वो तो क्या करता है, प्रकाश किरणों को इकट्ठे करता है, एक जगह पे एकत्रित करता है, और जो दूसरा लेंस है वो क्या होता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो है दर्पण वाली जो कंडीशंस है वही होती है, ठीक है। अब इसमें जो है इस कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको एक पूरा गोला मान लूं तो इसका जो केंद्र है वो यहाँ कहीं होगा, और इसको किसी गोले का पार्ट मान लूं तो उसका केंद्र यहाँ कहीं होगा। तो अगर मैं इन दोनों केंद्रों को मिला देता हूं तो ये इसके बीच से जाने वाली रेखा बन गई, और इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जो प्रकाश की किरणें आती हैं, इस प्रकार से वो क्या होती है, इससे जब इस रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, तो वो अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, एक किसी बिंदु पर फोकस हो जाती है। तो इस फोकस बिंदु को ये क्या कहते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं आप फोकस बिंदु, है ना, फोकस बिंदु या फोकल पॉइंट। सारी की सारी जो किरणें हैं वो जब जहां पर एक बिंदु पर केंद्रित होगी वो फोकस बिंदु कहलाएगा। और केंद्र से लेकर और यहां तक की जो दूरी है, डिस्टेंस ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं,
फोकस दूरी या फोकल डिस्टेंस। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है, जो फोकस दूरी है या फोकल डिस्टेंस, इसको निकालने का फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब आप कहेंगे ये v और u क्या चीज है? तो v जो है, u जो है यहाँ पर ये है वस्तु की दूरी लेंस से, और v जो है वो जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी, वो उसकी दूरी। ठीक है ना? समझ गए? जो वस्तु है वो कितनी दूरी पर लेंस से रखी हुई है वो u कहलाएगी डिस्टेंस, और कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है वो v कहलाएगी। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या निकालते हैं? फोकस दूरी या f को निकालते हैं किसी भी लेंस के लिए। ठीक है ना? तो अब आप समझ चुके हैं कि जो लेंस है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल, जिसका कि बीच का जो पार्ट है वो उठा हुआ होता है और किनारे का पतला होता है। एक होता है अवतल लेंस। ठीक है ना? इन दोनों के में भी उसी प्रकार से जो है, एक में जो है प्रकाश के गुणों को, प्रकाश को फैलाने का गुण होता है, दूसरे में प्रकाश को एक जगह पे इकट्ठा करने का गुण होता है। ठीक है? जहां पर जो है वो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश जो है वो एक बिंदु पर केंद्रित होता है, उसको फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस बिंदु कहते हैं, और फोकस बिंदु से केंद्र तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सिंपल सी बात है, उसका फॉर्मूला मैंने निकाल दिया। अब इसमें लेंस में एक और चीज बहुत बार पूछी जाती है लेंस में, और वो है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंसेज। तो जो लेंस की क्षमता है उसको व्यक्त किया जाता है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, वो है डायोप्टर में, d से डिनोट करते हैं, और ये क्या होती है? फोकस दूरी का विलोम होती है, यानी कि d बराबर होता है 1/f। समझ गए? फोकस दूरी का व्युत्क्रमणीय होता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि इसको d से नहीं डिनोट करते, इसको p से डिनोट करते हैं, पावर है ना, क्षमता को। तो 1/fd, यानी कि जो निकलेगा फाइनल वो किस में मापेंगे? हम डायोप्टर में मापेंगे, और जो लेंस की क्षमता है उसको p से डिनोट करते हैं, जो कि आपके फोकस दूरी का व्युत्क्रमणीय होगा। इसका मतलब कि जितनी ज्यादा फोकस दूरी होगी उसकी जो लेंस की जो क्षमता है वो उतनी कम हो जाएगी, जितनी जो है वो कम होगी लेंस की क्षमता उतनी बढ़ जाएगी। समझ गए? तो जो क्षमता है वो और जो पावर है उनके बीच में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना? व्युत्क्रम। तो ये है आपका लेंस की क्षमता, जिसको डायोप्टर में मापते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग ये सारी चीजें समझ चुके हैं। आज हमने प्रकाश से संबंधित लगभग सारी जो घटनाएं हैं वो डिस्कस कर ली है, अपवर्तन, परावर्तन, है ना। अब इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो इसमें एक तो वर्ण विक्षेपण रह गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर आने वाली क्लासेस में अगर किसमें कुछ और टॉपिक्स, नए टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो इसी तरीके से आप लोग क्लास में बने रहिए और चीज़ों को समझते रहिए और धीरे धीरे अपनी तैयारी को करते रहिए। ठीक है क्लास? तो थैंक यू सो मच। आप मुझे पूरी तरीके से मतलब विश्वास है कि आप लोगों को ये चीज़ जो मैं बताया ये समझ में आई होगी, और आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए और क्लास देखते रहिए। ओके क्लास? तो थैंक यू सो मच। ओके।